अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो। आज हम बात करेंगे ज़ुहल की रुजत। अब ज़ुहल की रुजत जो है ये पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 30 जून को रात 12:06 पे जो है ना ये होगा, रुजत का शिकार होगा ज़ुहल। और ये सिलसिला जो है 15 नवंबर यानी 2000 इसी साल के 15 नवंबर तक चलेगा। लगभग ये 138 दिन का खेल है। अब देखना ये है कि इसके असरात क्या हैं और किस तरह से होते हैं। आमतौर पर लोग बहुत ज़्यादा इसको जो है ना वो रुजत को बहुत बुरा समझते हैं, नेगेटिव समझा जाता है, जबकि ऐसी कोई बात होती नहीं है। बस इतना सा होता है कि जो भी स्टार जो है वो रुजत का शिकार होता है जब भी, तो उससे वाबस्ता जितने भी उमूर हैं या उससे रिलेटेड जो बाकी जो मामला चल रहे होते हैं तो वो सुस्ती का शिकार हो जाती है, उनमें डिले आ जाता है, वो थोड़ा सा रूटीन का जो काम होता है ना उससे फ़र्क आना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से तो बात आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और बेल पुश कर लीजिएगा। और जो भी बातें आपसे रिलेटेड होती हैं तो उनको आप कमेंट की शक्ल में हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी बातें फिर करते हैं, आगे चलते हैं ज़रा कि ये जो सैटर्न है ये इस वक्त जब जा रहा है रुजत का शिकार हो रहा है तो करेगा क्या। तो इसके साथ साथ होता ही है कि जो भी स्टार होता है वो सिर्फ एक स्टार नहीं होता, उसके असरात नहीं होते, उसके साथ कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन बन रहे होते हैं, क्रान बन रहे होते हैं, ट्राइन बन रही होती हैं, उसके कहीं ना कहीं वो सेक्सटाइल में आ रहा होता है यानी, और उसके बाद स्क्वायर बन रहे होते हैं, कंजक्शन हो रहे होते हैं। तो मुख्तलिफ उसकी सूरत हाल जो बनती है। और ये 138 दिन का सफ़र है, इसमें तो बहुत सारी मनाजिल आएंगी, तो कोशिश करेंगे कि हम उनको सम अप जल्दी करें और आपको ज़्यादा बोर ना करें। लेकिन थोड़ा सा ये मामूल से वीडियो लंबी हो जाएगी, ये मैं एडवांस में इसलिए बताना चाह रहा हूँ। तो अभी बात मैं कर रहा था कि जब भी कोई होता है रुजत का शिकार होता है स्टार, तो उसकी वजह से हमें थोड़ा टाइम मिल जाता है, चूँकि मामला तो सुस्त हुए होते हैं तो इतना ज़्यादा वो मारा मारी नहीं होती है, भागम दौड़ नहीं होती है। तो ज़ुहल जो है इसका अगर ज़िक्र करें तो जब भी ये किसी जो है वो घर में अपने सफ़र के करीब पहुँचते हैं ना, यानी होता है कि जब इसने हाउस चेंज करना होता है उससे पहले उसका इख्तितामी मरहला शुरू हो जाता है। और उसमें ये होता है कि इसके जो असरात जो है ना वो हमारे लिए ख़ास तौर पे बेहतर से बेहतर या पॉजिटिव से पॉजिटिव होते चले जाते हैं। इस वक्त चूँकि ज़ुहल जो है वो बुर्ज हौत में है, पाइसिस में है, और अभी यहाँ ये तकरीबन कोई 1.5 साल के करीब यहीं रहेगा। और फिर उसके बाद क्या होगा कि ये चूँकि आबी बुर्ज है, वैसे भी आपको पता है वाटर साइन है, तो यहाँ से ये चला जाएगा फायर साइन में। इसने यहाँ से जो मूव करना है तो बुर्ज हमल में जाना है। अब जब बुर्ज हमल में जाएगा तो यकीनन फिर उसके लिए वहाँ क्या मामलात आएंगे वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन हुआ ये है कि इसकी वजह से इसका थोड़ा सा जो है ना वो दाखला बुर्ज हमल में वो थोड़ा डिले हो गया है। उसकी वजह से ये है कि अब ये फरवरी 2026 में बुर्ज हौस से निकल के बुर्ज हमल में ये चला जाएगा। यानी यूँ समझ लिए कि एक पानी वाले घर से आग वाले घर में जाएगा। अब वहाँ जाके ये क्या करेगा तो वो तो फिर देखेंगे। अब इसमें ये जो सफ़र होगा 138 दिन का, इसमें स्यारचे हैं कुछ, उसमें नसूस है और एकरस है, पेनेसिया है, और इसमें ये बड़ा अहम किरदार अदा करते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी इन पर मैं तफसील से बात करूँगा। एकरस और पेनेसिया के बारे में तो मैं जो लास्ट मेरी वीडियो थी उसमें मैं इसका ज़िक्र कर चुका हूँ, और अब मैं दोबारा शॉर्टकट कर देता हूँ थोड़ा सा कि पेनेसिया का जो मतलब आमतौर पर लिया जाता है वो है हर मर्ज़ की दवा। तो इसीलिए शायद इस स्टार को जो है वो मुश्किलात में कमी और मसाइल के हल के साथ मंसूब किया जाता है। दूसरा स्यारचा जो एकरस है, एकरस जो ये यूनानी देवमाला का बड़ा मशहूर किरदार है, जो अपने हाथ से बड़ी हुई या पसंदी यानी एम्बिशन का शिकार हो गया और बिल्कुल हाइट पे जाते हुए सूरज के करीब पहुंचा। तो वहाँ जाके क्या हुआ कि जो उसके वो उड़ रहा था जिन परों के, वो पर जो है ना मोम से जुड़े हुए थे, तो वो जब मोम पिघल गया तो वो सीधा आसमान की बुलंदियों से समंदर में गिरा और वहीं हलाक हो गया, गर्क हो गया। और ये स्यारचा जो है इसका अगर आम लुबलबाब लिया जाए तो ये भी हमें यही बताता है कि अपनी हद से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, विद इन लिमिट्स काम करना चाहिए हमें, या रूटीन में जैसे कहते हैं ना कि जो आपकी हदूद हैं उनको क्रॉस ना करें। तो इसके बावजूद जो है ये सारा अलमनाक उसका वैसे अंजाम हुआ, इस जो भी ये मिथ बनी हुई है। लेकिन अगर इल्म नजूम में हम देखें, एस्ट्रोलॉजी में, तो ये जो स्टार है ये पॉजिटिव नज़रात का हामिल नज़र आता है, इसके असरात पॉजिटिव हैं। तो दूसरी बात यह है कि दिलचस्प जो सिलसिला इसमें यह है कि अजराम फ़ल्की जो हैं
वो इस दौरान ज़ोहल के साथ मिलके कुछ ऐसी नज़रात जो है या ऐसी शक्ल और डायग्राम बना रही हैं तो जिसे एस्ट्रोलॉजी की ज़ुबान में जो है ना वो पतंग कहा जाता है। ये मैं उर्दू में चूँकि बात कर रहा हूँ इसलिए। तो यहाँ से रुजत का आगाज़ होने का मतलब ये है कि ये आगाज़ जो है वो किसी शोबे या किसी काम के लिए पॉजिटिव साबित होगा। इस हिसाब से रुजत के आगाज़ की तारीख़ यानी 30 जून एक 7 दिन जो है ना वो समझा जाएगा और उस पर होना भी चाहिए। इसके अलावा इससे एक दिन पहले और उससे एक दिन बाद की तारीख यानी 29 जून और 1 जुलाई भी 7 जो है ना वो दिन या 7 तारीखें जो है ना वो काउंट होंगी, क्योंकि ज़ोहल की रुजत और पतंग का दौरानिया जो है इन 3 दिनों का अहाता करेगा। इन 3 दिनों पे ज़्यादा उसके असरात जो है ना वो शिद्दत से मुरतब होंगे। अब पतंग का जो डायग्राम बन रहा है पतंग की शक्ल का, तो उसका हिस्सा बनने वाले जो स्टार्स में ज़ोहल के अलावा जो ना ज़ोहरा भी शामिल है और एथेनिया नामी जो स्यारचा भी इसमें शामिल है। यूनानी देवमाला में ज़ोहरा तो हुस्न, मोहब्बत, ज़रखेज़ी, अब ये ज़रखेज़ी ज़रई भी होती है और इंसानी दोनों तरह की ज़रखेज़ी को इसमें काउंट कर सकते हैं। फर्टेलिटी जिसको मैं अगर छोटा सा लफ्ज़, और फ़तह की देवी भी इसको जो है ना वो माना जाता है। जबकि रोमन देवमाला में जो एथेनिया है वो जंग और हाथों के हुनर यानी दस्तकारी जिसको कहते हैं और अक्ल दानिश उसकी देवी इसको कंसिडर किया जाता है। इन तीनों अजराम फल्की का एक पतंग की सूरत में यकजा होना और ज़ोहल इस रुजत को एक मुनफरद और मुस्बत तवानाई से जो है ना वो मुज़य्यन कर रहा है, उसकी तवानाई इसके साथ शामिल हो गई। और इसका दौरानिया जो अगर 3 दिन का जैसे मैंने अभी जिक्र किया तो होगा 29, 30 और 1 तक का होगा, लेकिन इसकी तवानाई जो है वो रुजत के पूरे दौरानिए में यानी 15 नवंबर तक हमारे साथ इसके असरात चलते रहेंगे, हमें महसूस भी होते रहेंगे। अब देखना ये है कि हम उसको महसूस करने के लिए हम थोड़ा सा हमें तवज्जो करना पड़ेगी, थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। तो अब जैसे ज़ोहल का अगर ज़िक्र शुरू करें, अब इसलिए मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ, ये तमीज़ समझ लें या उसको रिकॉल कर रहा हूँ। पहले भी ये बातें हो चुकी हैं लेकिन अब ज़रा बार बार इसलिए कि बंदे को याद रहता है और उसके असरात के बारे में फिर बंदा अच्छे तरीके से डिटरमिन कर लेता है। अब ज़ोहल की अगर बात करेंगे तो रोमन जो देवमाला है, जो उनके किस्से कहानियाँ हैं या उनके मिथ है, उसमें इसको ज़राअत का देवता जो है ना वो माना जाता है, एग्रीकल्चर या ज़मीन से मुतल्लिक़। और कदीम रोमी जो मजहबी अकायद के मुताबिक एक वक्त में ज़ोहल जो है वो पूरी दुनिया का हुक्मरान था। और इसी तरह और कदीम रवायात में ज़ोहल की जो हुक्मरानी का दौर था उसको गोल्डन एज या सुनहरा दौर भी जो है ना कहा जाता है। ज़ोहल मकाफ़ात अमल, वक्त, नई तख्लीक और पुरानी चीज़ों के ख़ात्मे का देवता भी कहलाता है। मुश्तरी, नेपच्यून, प्लूटो और जोनो ज़ोहल की औलादें करार दी जाती है। ये उनकी मिथ के मुताबिक है, जो उनकी किस्से कहानी है उसके मुताबिक। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रोमन देवमाला में ज़ोहल को कितनी अहमियत हामिल है। और साइंसी एतबार से अगर बात की जाए तो हमारे निज़ाम शमसी में भी ज़ोहल की अहमियत जो है वो किसी से कमतर नहीं है। ये हमारे निज़ाम शमसी का दूसरा बड़ा सियारा है और तरतीब से चलें तो ये सूरज से 6ठे नंबर पे आता है। जैसे ज़मीन को अगर देखा सूरज से देखें तो ये 3रे नंबर पे है या 3रा स्टार है। तो ज़ोहर के गिर्द जो है ना, सूरज के गिर्द जो एक चक्कर लगाने के लिए यानी ज़ोहल की बात हो रही है, जिससे 29.5 साल यानी 29 साल और 6 महीने लगभग लग जाते हैं। और जसामत में ज़मीन से ये 95 टाइम बड़ा है, 95 गुना बड़ा है। और ज़ोहल, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो ये तवील गर्दिशी दौरानियाँ रखने वाले स्टार हैं। और दीगर जो निस्बतन छोटे स्टार हैं उनके यानी जो जल्दी जिनके चक्कर पूरे हो जाते हैं। और ये जो उन दोनों के दरमियान में छोटे सफ़र वाले और लंबे सफ़र वाले जो स्टार हैं उनके दरमियान में एक बाउंड्री का काम करता है, हद फासिल होता है। अगर आप गौर करें तो इससे पहले आने वाले जो यानी ज़ोहल से पहले जो है ना स्टार हैं वो हैं अतारत, ज़ोहरा, मरीख, मुश्तरी और सूरज। वो अपने मिजाज में यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। पहले 6 स्टार जो हैं वो ज़्यादातर इन मामलात पर असरअंदाज होते हैं जिनका ताल्लुक़ हमारी मादी ज़िंदगी से है, अब हमारी जो इस वक्त मौजूदा ज़िंदगी है। जबकि आखिरी 3 स्टार हैं जैसे यूरेनस, प्लूटो, नेपच्यून, इनका ताल्लुक़ जो है हमारे उन मामलात से जो गैर मादी हैं, या दूसरे अल्फाज में अगर यूँ समझा जाए कि इसका ताल्लुक़ जो है हमारी रूहानी ज़िंदगी से है, दुनियावी ज़िंदगी से थोड़ा सा हट के। और बिल्कुल ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अगर हम
देखा जाए कि ज़ुहल जो है मादी और गैर मादी दुनिया के दरमियान में एक बाउंड्री का काम करता है, यानी जो इस वक्त मौजूदा ज़िंदगी है या दुनिया है और जो आखिरत की दुनिया है, रूहानियत है, उस दोनों के दरमियान में ज़ुहल दरमियान में आता है। तो इस पर दोनों दुनियाओं का असर है। तो जैसा मैंने शुरू में जिक्र किया था कि जो ज़ुहल की रुजत है ना, रुजत तो कोई भी हो, लेकिन ख़ास तौर पे ज़ुहल की जो रुजत है उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रूहानी एतबार से ये रुजत आपके लिए नहायत बामानी और असरंगेज़ साबित हो सकेगी। इस दौरान शायद आप तन्हाई और गोशन नशीनी की तरफ भी ज़्यादा माइल हो जाएँ और ज़िंदगी के निशेब फ़राज पर ज़्यादा गहराई में गौर व फिक्र करना चाहेंगे, और ये उस वक्त हो सकता है कि रुजत के दौरान में ऐसे ही आपकी सोच बन जाए। और इसको उर्दू के अल्फाज हैं द्रूबीनी और इंट्रोस्पेक्शन जो है ना, वो इंग्लिश में इसको कहा जाता है। ये होता है कि आप दुनियादारी से हट के अपने सर्कमस्टांसिस को कट करके थोड़ा सा वो डीप डाउन अपने अंदर जो है ना, वो क्या कहते हैं कि ज़रा नज़र करें कि क्या खामियां, क्या गलतियां आपसे हो गई पहले और अब आप क्या करना चाहते हो, उसमें कौन सी गलती हो सकती है। तो ये सारी चीज़ों का एक किस्म का एनालिसिस करना, अपनी ज़ात का तज्ज़िया करना, यही जो शामिल है। वैसे तो कहते हैं कि कभी कभी बल्कि बंदे को अपने अंदर वो झांकते रहना चाहिए, अपने अंदर देखते रहना चाहिए, वरना जो है ना बाहर की जो दुनिया है उसकी तो रंगीनियाँ और उसकी हकीकत जो हक़ाइक़ हैं वो तो हमें हर चीज़ से गाफिल कर देते हैं, बल्कि हमें अपने आप से सबसे पहले जो है ना गाफिल कर देते हैं। ऐसे असरात जो है ना तमाम बुर्जों पर जब पड़ेंगे तो इसमें ख़ास तौर पर दलों और जदी जो है ना ज़्यादा शिद्दत से असरअंदाज होंगे, क्योंकि उनका हाकिम जो है हाकिम सियारा जो है ना वो सैटर्न है। तो ये ज़ुहल के असरात जो है ना प्लूटो पे दलों पे और जदी पे ज़्यादा शिद्दत से असरअंदाज होंगे, चूँकि डेफिनेट जिसका घर होता है तो उस घर पे ज़्यादा असरात मुरतब। अगर हम आगे चलें थोड़ा सा, तो 30 जून को रुजत के वक्त जो बुर्ज हौद के साथ जो है ना ज़ुहल का वो 15 डिग्री का ज़ाविया बन रहा होगा, और 15 नवंबर को रुजत के ख़ात्मे के वक्त ये बुर्ज हौद के साथ जो है ना 12 डिग्री के फासले पर होगा। यानी सारी रुजत 3 डिग्री के वो मुहित में, सर्कल में वो मुकम्मल हो जाएगी। अगर आपका शमसी, कमरी या ताले बुर्ज हौद है तो ज़ुहल की रुजत आपके लिए ख़ुसूसी अहमियत की हामिल हो सकती है, और बल्कि होगी। ये तो मेरा ख़्याल है कि इल्म के मुताबिक तो बहुत ज़्यादा फिर अहमियत की हामिल होगी। शमसी, कमरी और ताले बुर्ज के बारे में मैं अपनी गुज़श्ता वीडियो में आपसे तफसीली तौर पर उसका ज़िक्र कर चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा देता हूँ कि शमसी बुर्ज वो है जहाँ आपकी पैदाइश के वक्त सूरज मौजूद था, कमरी बुर्ज वो है जहाँ आपकी पैदाइश के वक्त चाँद मौजूद था, और ताले बुर्ज वो है जो आपकी पैदाइश के वक्त जो है ना राइजिंग जो स्टार था, राइजिंग पोजीशन पे था, सबसे टॉप पे था, उसको जो है ना एसेंडेंट भी कहा जाता है, आपका ताले भी कहा जाता है। तो इसके लिए अब आप कहेंगे ये हमें तो पता नहीं है, तो इसके लिए फिर आपको जायचा बनवाना पड़ेगा, फिर मेरे जैसे किसी की आपको खिदमत जो है ना वो मुस्तार लेना पड़ेंगी, ज़रा कांटेक्ट करना पड़ेगा। और पैदाइशी जायचा जो है उसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपनी तारीख़ पैदाइश का वक्त और पैदाइश का मुकाम यानी शहर जो है ना वो आपको अच्छी तरह से पता हो। अगर इनमें से कोई बात भी गलत हो जाएगी, कोई भी पॉइंट जो है ना उसकी एक्यूरेसी नहीं होगी, तो यकीनन आपका जायचा भी गलत हो जाएगा। फिर आप इल्ज़ाम देंगे कि जी मेरा जायचा ठीक नहीं बना, जबकि आपने जो प्रोवाइड की होगी इन्फॉर्मेशन उसमें थोड़ी सी गलती हो सकती है। तो इसका ज़रा ख्याल रखिएगा। अब अगर इसको मैं देखूं कि ये करते क्या हैं, तो शमसी बुर्ज जो है ना उसका ज़्यादातर ताल्लुक़ दिमाग से होता है, कमरी बुर्ज का ताल्लुक़ जो होता है वो दिल से होता है, और ताले बुर्ज का ज़्यादातर ताल्लुक़ आपके करैक्टर से होता है, किरदार से होता है। तो इसमें कुछ हिस्सा दिल और कुछ हिस्सा दिमाग का शामिल होता है, यानी जो किरदार जो होता है तो उसमें तो दिल और दिमाग दोनों शामिल होते हैं ना करैक्टर में। तो बाज़ लोगों के लिए उनका शमसी बुर्ज जो है ना वो ज़्यादा एक्यूरेट नताइज देता है, और बाज़ के कमरी या ताले बुर्ज जो हैं वो ज़्यादा उसके लिए अहमियत के हामिल होते हैं, और बातें सुनते रहते हैं लोगों की, और उसके मुताबिक उन बातों को अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करते रहिएगा, देखते रहिएगा, और कुछ अर्से बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा बुर्ज आपके लिए ज़्यादा एक्यूरेट नताइज दे रहा है। लेकिन पहले अपना शमसी, कमरी या ताले बुर्ज जो है ना एसेंडेंट अपना मालूम कर लीजिएगा। इसके बाद अगर थोड़ा सा और आगे में डिटेल से, ये तो बुर्जों की बात होगी तो आपको मैंने बता दिया कि आपको दोबारा से रिकॉल कर लें। तो रुजत के दौरान जो है ना ज़ुहल का क्रान जो है वो ज़ोहरा और अतारद के साथ होगा। अब देखना तो यही है ना, चूँकि रुजत जैसे मैंने पहले कहा था ना कि जब भी कोई भी स्टार वो उसका ट्रांजिट चल रहा होता है ना तो मुख्तलिफ़ पोजीशनें होती हैं, और ये तो 138 दिन का जो है ना लंबा सफ़र है, तो इसमें तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो ज़ोहरा बुर्ज सौर और मीज़ान का बुर्ज मीज़ान का भी हाकिम है, 2 घरों का, और इसी तरह से अतारद जो है ना बुर्ज जौज़ा और बुर्ज सुंबला का जो है ना वो रूलिंग प्लैनेट है।
यानी ये दोनों जो हैं दो दो घरों के मालिक हैं या दो दो घरों पे के रूलिंग प्लैनेट हैं। तो अब जोहर के साथ जब इनका क्रान होगा, कंजक्शन होगा ना, तो उससे क्या मुतलका बुरूज जो हैं, यानी अगर वीनस की बात आएगी, ज़ोहरा की बात आएगी, तो फिर उससे बुर्ज मीज़ान का और बुर्ज सौर का जो है ना, उससे मुतलका मामलात सुस्त रवि के, या यूँ लगेगा आपको जैसे रुकावटें आ गई हैं, बिला वजह की कुछ बंधन आ गए हैं, कुछ ने शायद बंदिश कर दी है, कुछ हो गया। और इसी तरह अगर हम देखेंगे अतारद की बात करेंगे, वो जब ज़ोहल के साथ कंजक्शन में आएगा तो उस वक्त क्या होगा कि जनाब उससे मुतलका घर जो है ना जमनाई के और बुर्ज सुमला दोनों जो है ना उससे मुतलका मामलात जो है ना वो सुस्त रवि का शिकार हो जाएंगे। खैर इस पे तो डिटेल से हम बात फिर भी कर सकते हैं। और रुजत के दौरान ज़ोहल का क्रान जो है वो अतारद और ज़ोहरा के अलावा मरीख से भी होगा, यानी जो भी स्यारा जो है इस रुजत के दौरान बुर्ज हौज़ से गुजरेगा वो ज़ोहल की रुजत के जो असरात हैं उसकी जद में आएगा। और जिस मुकाम पर ज़ोहल जो है वो रुजत का आगाज़ करेगा वो बुर्ज हौज़ से 19 और 20 डिग्री के ज़ाविये के दरमियान में। इस नुक्ते की, अब जैसे मैंने पहले भी किया था, साबी रमज़, चूँकि मुख्तलिफ डायमेंशन से देखना है, मुख्तलिफ एंगल से हमें देखना है कि ये जो है रुजत हमें कहाँ तक फ़ायदा दे रही है या नुकसान दे रही है, या हमें क्या क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार करना है। तो इससे मुतलका जो साबी रमज़ है ना, वो जो शबी, मैंने कहा था कि चूँकि हर साबी रमज़ की एक जो है ना वो तस्वीर या उसका थोड़ा सा हेला या आता है, तो यहाँ जो है ना वो एक मेज़ की जो है ना शबी यहाँ आएगी इस साबी रमज़ से मुतलका, और जिस पर रात के खाने के यानी बर्तन लगे हुए हैं। अब इस शबी की अगर हम तशरीह करेंगे ना, तो रात के खाने के बर्तन आप भी समझते हैं कि किस वजह से लगाए जाते हैं, घर वालों के लिए या मेहमानों के लिए, और क्या होता है इसमें। तो रूटीन के खाने पीने के लिए या किसी दावत के लिए ये खाना हो, दोनों सूरतों में इसका मकसद यही है कि भूखों का पेट भरने का एहतमाम किया जाए, यानी अपनी भूख मिटाई जाए। और ये अपनी भी होती है और दूसरों की भी होती है। लोगों को खुशी पहुंचाना, राहत पहुंचाना और उनके काम आना, उनकी भूख मिटाना और उन्हें खुश होने और खुशी मनाने का मौका फ़राहम करना, ये इस साबी रमज़ से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। तो हमारे नज़दीक जो इस साबी रमज़ की आमद का मतलब यही है कि किसी न किसी हवाले से दुनिया को खुशी मनाने या एक साथ खाना खाने या एक दस्तरखान पे इकट्ठे होना, एक टेबल पे, इसका मौका मिल सकता है। मुख्तलिफ़ लोगों के लिए खुशी के मुख्तलिफ़ रूप हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ शक्लें हो सकती है खुशी की। अगर हम बात करें गज़ा की, तो गज़ा के बाशिंदों के लिए तो इस वक्त खुशी की सबसे बड़ी बात ये होगी कि जंग बंद हो जाए, कत्ल व गारत, तबाहकारियाँ और बर्बादियों का सिलसिला जो है ना वो रुक जाए। और यही बात हम यूक्रेन, यमन, शाम और सूडान के बारे में भी कह सकते हैं कि जहाँ जंग और कत्ल व गारत गरी का सिलसिला जारी है, तो अगर इसमें कमी आ जाएगी या दुनिया जो है ना वो मिल बैठे और उस वक़्त जो मजबूर हैं, जो दुखों के इस वक़्त तकलीफ़ में हैं, जो लोग जिन पे कहर नाज़िल हुआ है, उनके दुखों का अज़ाला कर सकें, तो ये ज़्यादा बहुत बेहतर हो जाएगा। और अगर हम जैसा हम समझ रहे हैं अगर वैसा ही सामने आ जाता तो ये बहुत बड़ा इस दुनिया पे करम होगा, और इस रुजत का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होगा सारी दुनिया के लिए। और आलमी हालात के अलावा हमारी ज़ाती ज़िंदगियों में भी ये शबी जो है ना टेबल पे खाने लगे हुए हैं, साबी रमज़ की बात कर रहा हूँ, तो ये जो ना बड़ा ख़ास एक मफ़हूम रखती है। आप सोचिए रात के खाने का वक्त जो है वो कौन सा होता है। ये ज़्यादातर तो वही वक्त होता है जब हम दिन भर की मसरूफियत से फारिग होकर आराम और सुकून की तलाश में खाने की मेज़ पर बैठे हैं। कई बार तो बल्कि रूटीन में अक्सर ये होता है कि सामने टीवी चल रहा होता है या घर वाले साथ बैठे होते हैं, उनके साथ गपशप हो रही होती है, और दोनों सूरतों में हमें आराम करने और अपने आसाब को पुरसकून करने का मौका मिलता है। तो अब इसके साथ साथ एक और चीज़ जो है रोमन देवमालाई जो किस्से हैं उसके मुताबिक जो है ना, जैसे मैंने पहले बताया कि ज़ोहल जो है ना उसको वक्त का देवता भी कहा जाता है। उसके सफ़र में आने वाले जो नशेब फ़राज जो हैं वो डेफिनेट सफ़र पे असरअंदाज होते हैं। कभी वक्त ठहर जाता है, कभी उल्टे कदम चल पड़ते हैं, कभी पलट कर वापस आ जाता है। ये कोई तिल्स्मे होशरुबा की दास्तान नहीं है, ज़िंदगी इसी अंदाज में चलती रहती है। तो आप सोचिएगा अगर कि आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा वक्त आया था जब बेख्तियार आपके मुँह से ये निकल गया हो कि ये तो वही जगह गुज़रे थे हम जहाँ से, यानी ये वो वही काम है, वही उसी तरह यहाँ मैंने सोचा था, मेरे जहन में आया था, या मैंने पहले भी शायद ऐसा काम किया हुआ या यहाँ से मैं गुज़र चुका हूँ। तो ये कुछ माजी के हालात व वाक़यात होते हैं वो दोहराए जाते हैं। तो इसके साथ साथ ये भी होता है कि इस वक्त
जो है ना जब हम माजी में सफ़र कर रहे होते हैं या माजी के कुछ वाक़यात हमारे सामने आते हैं, तो उस वक़्त हम जो है ना वो सोचते हैं कि यार ये तो मेरे ज़हन से ही फरामोश हो गया, तो मैं भूल चुका था इसको। तो फिर ये यूँ समझे कि आप उल्टे कदमों माजी के में सफ़र शुरू कर देते हैं अपने माजी से। ऐसे इसी दौरान जो है ना माजी से जुड़े हुए बहुत सारे दोस्त अहबाब जिनके साथ आपके रवाबित नहीं थे, वो आपकी ज़िंदगी में वापस आना शुरू हो जाते हैं। माजी के बहुत सारे मामलात जिनको आप अपनी तरफ से हल कर चुके थे, ख़त्म कर चुके थे, आपकी नज़र में वो सॉल्व हो चुके थे इशू, वो दोबारा से सर उठाना शुरू कर देते हैं। और ख़ास तौर पे जो आपकी मेमोरी है वो ट्रिगर हो जाती है, माजी की तरफ जो है ना वो पलटना शुरू हो जाती है। ज़्यादातर तो माजी में नहीं रहना चाहिए, लेकिन कभी कभार देख भी लेना चाहिए, क्योंकि अगर यादें ताज़ा होती रहें कि हम कहाँ से चले गए, तो यकीनन हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ तक जाने के लिए हमें डायरेक्शन बहुत अच्छी मिल जाएगी। और उसमें जो है ना वो वैसे भी वो फ़िलासफ़र्स हज़रात जो है ना, बुज़ुर्ग हज़रात कहते रहते हैं कि जब हमें ये नहीं पता होगा कि हमारा सफ़र शुरू कहाँ से हुआ, आगाज़ कहाँ से हुआ था, तो अंजाम तक या मंजिल तक पहुंचना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आपको अपने माजी की तरफ थोड़ी तवज्जो रखना चाहिए। हर वक्त सर पर सवार नहीं करना चाहिए, लेकिन उसकी तरफ तवज्जो ज़रूर जो है ना होना चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि जब ज़ुहल जो है ना वो रुजत का शिकार होता है, तो खौफ और तशवीश यानी एंग्जाइटी जो है ना वो उसके इस तरह के एहसासात जो है ना वो जन्म लेना शुरू कर देते हैं, हावी होना शुरू कर लेते हैं। और शायद यही वजह है नफसियाती तौर पे कि लोग जो हैं वो ज़ुहल की रुजत से इतना ज़्यादा घबराते हैं। अब हम ज़रा थोड़ा सा इस डिटेल से हट के आलमी हालात व वाक़यात पर अगर नज़र डालें, तो देखना ये है कि ये लोग तो वैसे होता है बहुत सारे अक्सरियत हैं, वो कहते हैं ये दुनिया को क्या करना है, हमें तो अपनी पड़ी हुई है, तो अपने तो मामला से। लेकिन जब तक हम दुनिया को समझेंगे नहीं, हम अपने मामलात को सेटल करने में, उसको हल करने में, अपने मसाइल का जो है ना सलूशन ढूंढने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जो सराउंडिंग होती है किसी भी इंसान की, किसी भी मुल्क की या किसी भी मुआशरे की, तो वो दूसरे मुआशरों से मिल के ही वो असरअंदाज होती हैं, उसके साथ बहुत ज़्यादा मुतासर होती हैं। इसी तरह हम दूसरों को मुतासर भी करते चले जाते हैं। तो अगर हम ये देखें कि ये जो हालात वाक़यात के हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी सोच में वसअत पैदा होती है। और ये जो वसअत है, ये ज़िंदगी में जो हमारे इम्कानात होते हैं कामयाबी के और आगे बढ़ने के, बेहतरी के इम्कानात जो है ना, उसमें बहुत ज़्यादा उसको एक्सपेंड कर देती है। उसके इम्कानात की जो है ना मिकदार या जो लिमिट होती है उसको क्रॉस करके आगे ले जाने में कामयाब हो जाती है। 30 जून को जो जब ज़ुहल की रुजत का आगाज़ होगा, तो ये यकीनन बुर्ज हौत में हो रहा है। आगाज़ में ही, चूँकि इसका जो कुरान है वो नसूस नामी जो है ना सियारचे से होगा। अब नसूस जो है उसको इंतकाम के साथ मंसूब किया जाता है, और इसके पस मंज़र में भी बड़ी अजीब सी एक दिलचस्प है, बल्कि काफ़ी उसके मैं शॉर्टकट आपको करता हूँ ताकि आप समझिएगा। तो यूनानी देवमाला में ना नसूस जो है ना एक संतोर या कंतोर समझा जाता था, यानी ये आधा घोड़ा और आधा आदमी था। एक रोज़ जो है ना इनका देवता जो है रोमन यूनानी जो है ख़ास तौर पे उनका, वो हरकुलिस, उसकी बीवी जो है वो थी डियानरा। उसको एक मौके पे दरिया के क्रॉस करना था, तो वो मुश्किल में थी उस वक़्त। तो नसूस ने उसको पेशकश की कि वो उसे अपनी पुश्त पर बिठाकर दरिया क्रॉस कर देता है। डियानरा ने ये बात जो है ना वो कबूल कर ली, और यूं ही उसने दरिया क्रॉस किया तो नसूस की नीयत ख़राब हो गई। अब उसने उसके साथ थोड़ा सा दस्तराजी की कोशिश की, तो ये चीज़ जो है ना हरकुलिस जो है ना वो दरिया के दूसरे किनारे से खड़ा ये मंजर देख रहा था। तो उसने अपनी बीवी को बचाने के लिए नसूस पर एक तीर चला दिया, जिसकी नोक जो थी ना वो बाइड्रा नामी जो है ना इंतहाई जहरीला सांप जो है ना उसके जहर में बुझी हुई थी। ये हमेशा तीर जो है ना पुराने ज़माने में जब चलाया करते तो उसका इसी तरह से बंदोबस्त किया जाता था ताकि वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाए। और उसका और नसूस जो था वो तीर खा के नीचे गिरा, उसे एहसास हो गया कि अब उसका आखिरी वक्त चल रहा है। तो उसने मरने से पहले ना डियानरा से कहा कि अगर वो उसका खून जो है ना हरकुलिस के जिस्म पर मल दे तो हरकुलिस हमेशा उसका वफ़ादार रहेगा। अब ख़वातीन जो है ना वो झांसे में आ गई, वो जो खातून थी, तो लेकिन जो है ना नसूस को इल्म था कि इसका जो खून है वो चूँकि बाइड्रा का जहर जो है ना उसमें रच बच चुका है, और ये जहरीला खून जो है ना हरकुलिस के जिस्म में जज़ब होकर उसके मौत का घाट भी उतार देगा। यानी इंतकामी तौर पर वो जब मर रहा था तो फिर भी वो अपने इंतकाम को नहीं भूला था। अब उसमें हुआ ये कि डियानरा ने मान ली उसकी बात उसके झांसे में आ गई,
तो उसने क्या किया कि उसका खून जो है ना वो एक कमीज़ पे लगाया और किसी न किसी तरह वो कमीज़ जो हरकुलिस को पहना दी। अब उसका नतीजा तो वही कुछ निकला जो निकलना चाहिए था। हरकुलिस जो है वो बाइड्रा के जहर का शिकार होकर मर गया और यूं मरने के बाद विनिसूस ने अपना इंतकाम जो है ना वो ले लिया। यही वजह है कि उसके नाम से मनसूब सियारचे को इंतकाम से मनसूब जो है ना वो किया जाता है। इस कहानी में इंतकाम भी है, गद्दारी और धोखाधड़ी भी है। खैर इस वक्त ज़ोहल चूँकि एक आबी बुर्ज हौत में मौजूद है, इस तरह पानी से मुतल्लिक़ हालात व वाक़यात में उसकी नज़रात की जो अहमियत है वो बढ़ जाती है। अगर पानी का नाम लिया जाए तो हमें चाइना और ताइवान के दरमियान जो माबैन जो महाजराई चल रही है वो नज़र आती है। इसके अलावा अगर हम रेड सी में देखें यानी बहीरा अहमर में, तो वहाँ तो बस नक्शा ही कुछ और बना हुआ है। उससे मुतल्लिक़ जो रिलेटेड सराउंडिंग में जो जितने ममालिक हैं यानी सऊदीया है और यमन है, बहरीन है, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई वगैरह, ये सब ममालिक जो मौजूदा आलमी सियासत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं या किसी न किसी आलमी चपकलश में फंसे हुए नज़र आते हैं। यमन के हौसियों ने गज़ा जंग के दौरान गज़ा जंग के हवाले से आलमी ताकतों को खासा परेशान किया हुआ है, क्योंकि रेड सी से गुजरने वाली जो बहरी ट्रैफिक पे उस पर हमले करना, आलमी तिजारत में अथल पुथल मचाना जो है ना वो इनके लिए बहुत आसान काम बना हुआ है आजकल। आलमी ताकतों की तरफ से इसराइल को मिलने वाली हमायत और जो आनत है यानी प्रैक्टिकल और मोरल जो सपोर्ट जो है ना वो इसराइल को मिल रही है ना, तो उसके ख़िलाफ़ जो एहतजाज के तौर पर जो है ना उन्होंने क्या किया है, यमन के हौसियों ने अपने साहल के करीब से गुजरने वाले जो बहुत सारे बहरी जहाज़ हैं उन पर हमले भी किए हैं और यकीनन वो मुस्तक़बिल में भी करते रहेंगे। देखना यह है कि ज़ोहल की रुजत के दौरान इन आबी और बहरी तनाज़ात की रफ्तार में कोई कमी आती है या नहीं, ये है देखने की चीज़। पानी मौसमियाती तब्दीली में अहम किरदार अदा करता है, ये भी आप जानते हैं अच्छी तरह से। और आजकल मौसमियाती तब्दीली के हवाले से हम जिन मसाइल से दो चार हैं इनसे सभी वाकिफ़कार हैं। माहिरीन तो बार बार जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमें बार बार ख़बरदार कर रहे हैं कि अगर हम मौसमियाती तब्दीलियों को रोकने के लिए कोई इक़दाम नहीं करेंगे तो यकीनन आने वाली चंद सदियों में हमारा जो स्यारा है वो इंसानी रहाइश के काबिल ही नहीं रहेगा। और देखिएगा कि अब रुजत जो है ना ज़ोहल की रुजत के दौरान अरबाब इख्तियार जो है ना वो उनको सोचने का और गौर करने का मौका तो मिल रहा है, फराहम भी हो रहा है ज़ोहल की तरफ से असरात की वजह से। और देखना यह है कि ये एक्सपर्ट जो हैं या जो बड़े दिमाग हैं दुनिया के, वो इंसानियत को लाहक इस संगीन तरीन ख़तरे के बारे में क्या बेहतर फ़ैसले करते हैं, ये हमारे देखने की और सोचने की बात है। बहरहाल रेड सी में और बहरा रोम में मशरक़ वस्ती में जो जारी जंग है ये दोनों उसका एक अहम पार्ट बने हुए हैं। रूस और यूक्रेन की जो जंग है वो फ़िलहाल तो पानी का कोई ख़ास अमल दखल तो उसमें नहीं है, तो सही, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि वो मैदानी इलाका ज़्यादा है, उसी से वो काम चल रहा है सारा। इसका मतलब है कि ज़ोहल की जो रुजत है वो मशरक़ वस्ती के यानी मिडल ईस्ट के हालात पे मानी खेज़ असरात मुरतब कर सकती है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि नॉर्थ नोड जो है इस वक्त बुर्ज हमल में है और बुर्ज हमल इसराइल के जायचे के मुताबिक उसके खुले दुश्मनों का घर है। इस वजह से इसराइल मुखालिफ जो जज्बात की शिद्दत में इजाफा होता वो आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा एकरस जो है अमेरिका के जायचे के मुताबिक उसके पहले घर में मौजूद है, जबकि नेतन्याहू और जो बाइडन के जायचे में भी ये पहले घर में मौजूद है, क्योंकि तीनों का ताले बुर्ज कौस है। देखा जाए तो इस वक्त ये तीनों यानी अमेरिका, जो बाइडन और नेतन्याहू हद से बड़े हुए एम्बिशन यानी जहाँ तलबी का शिकार जो है ना वो नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ अमेरिका की ख्वाहिश तो ये है कि दुनिया में उसकी जो ना वो वाहद जो सुपरमेसी है, सुपर पावर की जो उसकी हैसियत है वो बरकरार रहे, और इसकी खातर तो वो जाब पंगे भी लेता नज़र आता है। और ख़ास तौर पर चीन के साथ उसकी पंजाकशी जो है ना जो ज़ोर आजमाई कर रहे हैं, वो जिस तरह से उसको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो पाकिस्तान जैसे कमज़ोर माली तौर पर कमज़ोर की बात कर रहा हूँ, उसको कुछ और नहीं समझिएगा। तो ऐसे जैसे बाकी दीगर ममालिक भी हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो इस वक्त फाइनेंशियल कंडीशन है ना उसके मुताबिक ये खासी तकलीफ़ दे जो हमारे लिए बात बन रही है। जो बाइडन साहब की तो ख्वाहिश है वो दूसरी मरतबा अमेरिका का सदर बन जाएगा या बनने की कोशिश करेगा, कर रहा है वो। हालांकि इसकी उम्र, सेहत और पहली मुद्दत सदारत जो है ये 4 साल चल रहे हैं, इसके दौरान उसकी कारकर्दगी को अगर देखा जाए तो वो इतनी को ख़ास नहीं थी, और दूसरी मरतबा सदर बनना भी उसके हक़ में, अपने हक़ में बेहतर नहीं है। अमेरिका के हक़ की तो बात की बात है कि मुल्क के लिए वो क्या करते हैं, लेकिन बाइडन का मुतबादल इस वक्त कौन होगा? ट्रंप, वो तो अमेरिका के लिए और दुनिया के लिए और भी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। बकौल लोगों के वो इसको इसी तरह से ले रहे हैं। अब दोनों के बाद जो है ना अगर तीसरे नंबर पे हम देखेंगे तो उसका
नेतन्याहू का जो है नाम आएगा, और गज़ा की जंग को वो इसलिए तूल दिया जा रहा है ताकि इक़्तिदार पे उसकी गिरफ्त जो है ना वो मजबूत रहे। आपको मैं याद कराता चलूँ कि गज़ा की जंग शुरू होने से पहले ना नेतन्याहू की हुकूमत जो है ना वो बहुत ज़्यादा सियासी मुश्किलात का शिकार हुई। उस पर अदालतों में करप्शन के केस भी चल रहे थे। तो इंतखाबात के बाद तो उसको हुकूमत बनाने के लिए बिल्कुल अपने मुखालिफ जो थी, इंतहाई मुखालिफ पार्टी, उसके साथ उसको इत्तेहाद करना पड़ा था। और उस वक्त भी लोग यही कह रहे थे कि ये हुकूमत ज़्यादा नहीं चलेगी, अभी गई बस ठीक। लेकिन फिर जंग शुरू हुई और इसका जो डोलता इक़्तिदार था या इक़्तिदार की कश्ती जो थी उसको तो जैसे बस वो क्या कहते हैं ना, सेफ बार जो है ना वो हार्बर मिल गया, यानी ऐसी पोर्ट मिल गई बहुत ज़्यादा जो महफूज थी उसके लिए। तो हज़ारों और लाखों फ़लस्तीनियों के लिए, इसराइलियों के लिए तो ये जंग जो है ना तबाही बर्बादी उसका ही पैगाम लेके आई है। लेकिन नेतन्याहू के लिए तो ये बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हुई है। इसीलिए तो अक्सर लोग, अब तो ये बात सरेआम होना शुरू हो गई है कि ये अपनी हुकूमत को इस्तेहकाम देने के लिए, जंग अपनी हुकूमत को जारी रखने के लिए, इक़्तिदार काबू में, तो ये जंग जो है ना उसने इसको शुरू होने का मौका भी दिया। अब उसको जो है ना हमास के जिन हमलों का आगाज़ होने के बाद जंग का जो सबब बनाया गया, तो उसका तो पहले भी इनको पता था। अगर थोड़ी सी वो क्या कहते हैं एक्टिवनेस से, मुस्तैदी से और चौकसी से काम लिया जाता तो इन हमलों को रोका जा सकता था। और अगर इसराइल चाहता तो कई माह पहले ही इस जंग को वो अंजाम तक पहुंचा सकता था। अब अगर हम सोचते हैं कि थोड़ा सा कूल डाउन होकर अपने आप को, कि इसराइल जिसके पास जदीद तरीन हथियारों से मुसल्लह एक बहुत बड़ी फ़ौज मौजूद है, बेपनाह माली वसाइल और दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस सर्विस उसके पास है, तो ये कैसे मुमकिन है कि ये जो सिलसिला चल रहा है, चूँकि जबकि हमास के पास तो कुछ भी नहीं है, ना उसके पास बाकायदा को फ़ौज है, ना माली वसाइल हैं, ना ही हथियारों के नाम पे उसके पास रॉकेट, राइफलें और चंद छोटा मोटा जो गोला बारूद है वो ना होने के बराबर है। इसके बावजूद जो है ना गुज़श्ता 9 माह से ये जंग जो है ना चलती ही चली जा रही है। तो इसकी वजह क्या है? अपनी पूरी कोशिश के बावजूद ना इसराइल हमास की कहानी जो है ना वो ख़त्म नहीं कर पाया। उसकी वजह ये कि ये करना ही नहीं चाहती। और क्या कहेंगे हम कि इसराइल की फ़ौजों को लड़ना नहीं आता है, या हमास वाले वो किसी ख़ास लोहे से बने हुए हैं या फौलाद से बने हुए हैं जो इसराइली बमों की जहन्नमी जो किस्म की हिद्दत है उससे पिघलने का नाम नहीं लेते। तो ऐसे में वही बात दुरुस्त है कि जंग का ख़ात्मा ऐन मुमकिन है, लेकिन नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के लिए जंग को मुसलसल जारी रखे हुए, ये सारी मैंने तफसील से आपके सामने जो है ना वो सूरत रख दी है। अगर एकरस की कहानी को मद्देनज़र रखा जाए तो इन तीनों का हद से बढ़ा हुआ एम्बिशन जो है वो इनकी तबाही का सबब बन सकता है। ये तो मैं स्टार की पोजीशन के, वो सियारचा जो है वो जिस पोजीशन में आ रहा है ज़ोहल के साथ, उसके मुताबिक उसके असरात, अब इनमें से कोई ना कोई ऊपर से ऊपर जाने के ख्वाहिश में सूरज के इतना नज़दीक पहुंच जाएगा कि उसके पर जलेंगे और वो आसमान की बुलंदियों से सीधा ज़मीन पे आ गिरेगा और बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, फिर उसका कोई नाम लेवा भी नहीं रहेगा। दूसरा अहम सियारचा जो है पेनेसिया, यानी जिसको मैंने कहा था कि हर मर्ज़ की दुआ वो काउंट किया जाता है, भाइयों और पड़ोसियों के घर यानी बुर्ज जौज़ा में मौजूद है। पहले जब ये घर मुतहर्रक हुआ था तो हमने भाइयों और पड़ोसियों के दरमियान झगड़े और जंगें देखी, मगर इस वक्त पेनेसिया जो है वो मुतहर्रक है, इस वक्त एक्टिव हो रहा है। तो उसके साथ साथ ज़ोहल है, पेनेसिया है और नसूस, इनके दरमियान में एक तरबीब बन रही है। इस तरबीब से पैदा होने वाली जो तवानाई है ना वो ख़ासी दुश्वारी पैदा करने वाली है, चैलेंजिंग है, और इससे बचने के लिए इन दुश्वारियों से हमें मज़बूत फ़ैसले करने और ज़रा दिलेराना इक़दामात की, अमली इक़दामात की ज़रूरत पेश आ सकती है। याद रखिएगा कि तमाम तरबियों का मिजाज जो है ना मरीख़ से, अब जैसे मरीख़ का मिजाज है आप समझते हैं तो उससे मुमासिल है, और मरीख़ जो है ना वो आपको पता ही अमल यानी एक्शन, क़ुव्वत इरादी और फ़ैसला साजी का जो है ना स्टार है। 30 जून से लेकर 15 नवंबर तक ये तवानाई क्या गुल खिलाएगी ये देखने से ताल्लुक़ रखता है। इस पे आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो फोकस करना होगी। दुनिया में इस वक्त जारी चपकलशों में शिद्दत भी पैदा हो सकती है और इनके हवाले से बात मजबूत और मुस्तहकम फ़ैसले भी किए जा सकते हैं। ये दोनों एंगल से जो है ना वो आगे बढ़ेगा और इसके असरात आएंगे। बाज़ लीडरान कराम जो है ना वो अपने मनसब के या जिस लेवल पे वो बैठे हुए हैं वहाँ से, उसकी बुलंदियों से बहुत ज़्यादा नीचे गिर सकते हैं। भाइयों और पड़ोसियों के दरमियान होने वाली जो झगड़े हैं
या जंगें उनके रुकने की या वो उसका को हल निकालने का भी कोई मौका सामने आ सकता है। अगर हम इस डायग्राम में जोनों को भी शामिल कर लें तो ये तरबीज जो है ना एक बड़ी सी स्लीप का जो रूप धार सकती है। अगरचे स्लीप से जुड़े हुए अकायद ज़्यादा खुशगवार तो नहीं है, लेकिन जोनों जो है वो बहरहाल मुआहदों और मुज़ाकरात के हवाले से बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक सियारचा है, उसके असरात में ये शामिल। लेकिन ये भी याद रहे कि कदीम जो रोमन देवमाला में जोनो जो है वो शादी की देवी भी थी और तलाक की भी, यानी दोनों तरफ से ये काम करते थे। यानी जहाँ ये ऐदो पैमा उस्तवार कराने में मुतहर्रिक वो किरदार अदा करती है ना, वहीं ऐदो पैमा ख़त्म करने में भी यानी तलाक कराने में भी इसका बहुत अहम रोल होता है। अब ये डिपेंड करता है ना कि स्टार की पोजीशन क्या, किस एंगल से ये आपके जायचे में आ रहे हैं, तो उसके मुताबिक इसके असरात क्या होंगे, तो फिर वहीं पता चल सकेगा कि आपके लिए ये क्या होंगे। अगर हम देखें कि ज़ोहल जो है ना पेनेसिया और एकरस के माबैन जो बनने वाली तरबी है, अमेरिका के जायचे के चौथे, 7वें और 10वें घर को जो है ना वो हिट कर रही है या एक्टिव कर रही है, तो एक ज़बरदस्त तवानाई है और नवंबर में होने वाले अमेरिकी सदारती इंतखाबात पर उसके गहरे असरात मुरतब हो सकेंगे। ये तरबीज जो बाइडन के मरकज़ी हरीफ जो हैं वो ट्रंप साहब जो हैं, डोनाल्ड ट्रंप, उसके लिए ख़ासी पॉजिटिव साबित हो सकती है। ट्रंप का जायचा इस वक्त गैर मामूली तौर पर जानदार नज़र आता है। इसका मतलब है कि आने वाले अमेरिकी इंतखाबात में उसकी फ़तह के इम्कानात जो है वो ख़ास से रोशन हैं। पाकिस्तान में बाज़ हल्के इस खबर को सुनकर यकीनन खुश होंगे, मगर हम इन्हें इंतज़ार का मशवरा देंगे कि अभी वो कहते हैं कि वेट एंड सी, क्योंकि एकदम से कोई फ़ैसला मत कीजिएगा। चूँकि जो ट्रंप के हवाले से अदालतों में इस वक्त ख़ासे मुकदमात मौजूद हैं, अगर कोई फ़ैसला उसके ख़िलाफ़ आ गया तो बाजी पलट भी सकती है। इस्टेब्लिशमेंट तो यकीनन हर मुल्क में होती है और अमेरिका में भी है। बाइडन का जायचा इस वक्त इतना उम्मीद अफज़ा नज़र नहीं आता, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जोनों के अमल दखल के पेश नज़र इस वक्त एक ख़ातून लीडर के उभर कर सामने आने के इम्कानात खासे रोशन हैं, कवी हो रहे हैं। इस वक्त दुनिया भर में शामिल खबर, अब उसकी मिसाल क्या है कि इस वक्त दुनिया भर में ख़वातीन लीडर्स और सरबराहान ममालिक जो है ना, यानी हेड ऑफ़ द स्टेट जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़वातीन हैं। उनका जो रोल है बहुत ज़्यादा जो अहम होता चला जा रहा है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता जा रहा है और इसमें रोज़ बरोज़ इजाफा भी हो रहा है। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की है अगर हम वज़ीर आला की बात करें तो वो भी इस वक्त खातून है, और कौमी असम्बली में अगर हम इस वक्त देखें अपोजिशन लीडर जो हैं वो भी एक खातून है। और सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक और फ़ाल जो है ना किरदार इस वक्त ख़वातीन लीडर्स ही अदा कर रही हैं। चंद दिन पहले बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जैसे आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी को लॉन्च किया गया अमली सियासत में, उनको जो है ना वो बस उन्होंने बाकायदा उसका आगाज़ कर दिया। इसी तरह से दुनिया के कई ममालिक में हेड ऑफ़ द स्टेट जो है ना वो ख़वातीन हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं छोटी सी बात करता हूँ ताकि आपके लिए ज़रा थोड़ा सा ये बोरियत कम हो जाएगी, तो बांग्लादेश में हसीना वाजिद हैं, डेनमार्क में जो है ना वो मेटी फ्रेडरिक्सन हैं जी, लिथुआनिया में विक्टोरिया टोमेगा डोबे हैं, तंजानिया में समिया स्लोहो हैं और कोसोवो में जो है ना दियोसा उस्मानी हैं। इसी तरह से त्यूनिस में निजामुद्दीन हैं, इटली में जॉर्जिया मेलोनी हैं, भारत में जो इस वक्त जो है उनकी प्रेसिडेंट जो हैं वो भी एक खातून हैं, और तो और बहुत सारे अगर मैं देखूँगा लिस्ट खासी लंबी हो जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि ये नाम ज़रा ज़्यादा जाने पहचाने जाते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो यूरोपीय यूनियन जो है ना उसकी पार्लियामेंट के इंतखाबात में अक्सरियत जो हासिल की है जिस पार्टी ने, उसने अपनी लीडर के तौर पर जो ना नेक्स्ट लीडर के तौर पर एक ख़ातून है अर्सला वॉन डर लेyen, उसको नामज़द कर दिया है उन्होंने अपनी लीडर के तौर पे। तो इन हालात को देखते हुए तो मुमकिन है अमेरिका में भी हमें शायद पहली मरतबा कोई खातून सदर जो है वो देखने को मिल जाए। इस वक्त भी वहाँ के नायब सदर एक खातून ही है। अगर जो बाइडन साहब किसी वजह से इस्तीफ़ा दे दें तो ये खातून अमेरिका की नई सदर बन जाएगी। ये भी मुमकिन है कि ट्रंप भी अपनी नायब सदर की उम्मीदवार के तौर पर किसी खातून को मुंतखब कर लें, और अगर अदालत की तरफ से उस सज़ा ट्रंप को सुना दी गई तो या उन्हें जेल भेज दिया गया तो ये खातून जो है वो अगली जो है ना वो अमेरिका की सदर भी बन सकती है। यूँ अगर देखा जाए तो सूरत हाल हमें ख़ासी जो है ना वो दिलचस्प होती हुई नज़र आती है। बहरहाल देखते हैं कि आगे चल कर क्या होता है। हमें उम्मीद है कि ट्रंप का इंतखाब जो है वो अमेरिकन जो एक लीडर है निकी हेली, और ये भी एक ख़ातून है, क्योंकि उस जैसी तो कोई लीडर नहीं होगी, क्योंकि ये इसराइल जब गई थी मोहतरमा तो वहाँ एक बम पे लिख के आई थी कि इन्हें ख़त्म कर दो,
यानी इजराइलियों और फ़लस्तीनियों को, इजराइलियों को ये ज़रा वो क्या कहते हैं हौसला दे के आई थी, पुश करके आई थी। तो अगर ऐसा कोई लीडर अगर ऊपर आ जाएगा तो आलमी अमन के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक, और ख़ास तौर पे गज़ा के फ़लस्तीनी जो हैं उनके लिए तो ये कतन कोई अच्छी खबर नहीं साबित होगी। तो ऐसे वक्त में हम क्या कर सकते हैं, ये सारी पोजीशन मैंने आपके सामने रख दी। तो आप दुआ कीजिएगा कि आने वाला वक्त जो है ना वो हमारे लिए और पूरी दुनिया के लिए अमन और खुशहाली लेके आए। तो यहाँ ये टॉपिक मैं क्लोज़ करूँगा, और अब जाने से पहले, इसको ख़त्म करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये नंबर मेरे स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप हर वक्त रब्ता कर सकते हैं, लेकिन ज़रा दुनियादारी के मामलात को देखिएगा कि रात को 3-3 बजे कॉल आ रही होती हैं, तो ये ज़रा मुश्किल हो जाती है। और उसके लिए एक जो तरीक़ाकार वज़ा किया गया है उसको फॉलो कीजिएगा। उसके लिए जो अदायगी है, चार्जेज़ हैं, जो अखराजात हैं, वो ज़रूर पे कीजिएगा फ़ीस की शक्ल में, ठीक है, ताकि आपको मुकम्मल दयानतदारी के साथ आपकी मदद की जाए, आपका साथ दिया जाए, आपको गाइड किया जाए, या जो आप समझना चाहते हैं उसमें हम आपका साथ दे सकें। तो इसके साथ ही आमिर मियां और एस्ट्रो को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।